सो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मस्ट डू क्वेश्चंस यानी कि कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आए हैं, फटाफट से इनको रिवाइज करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। अब सबसे पहले एक बात बताओ कि यहां पर आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी और ई नॉट दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर आपको ये इक्वेशन आती है तो इस इक्वेशन में क्लियरली देखो कि डेल्टा जी नॉट क्या, यहां पर नेगेटिव साइन है। तो अब जब तक आपका डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तब तक आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी? तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ाने के लिए आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। अब अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा ई शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर मान लो डेल्टा ई की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली तो नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपका डेल्टा जी नॉट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए डेल्टा ई नॉट शुड ऑलवेज बी, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिखेंगे दैट आवर ई नॉट शुड बी पॉजिटिव। तो अब यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन सबसे सही बैठ रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए सबसे सही बैठ रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलरॉश लॉ में आपको यह इक्वेशन दे रखी है। अब एक बात बताओ, कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है? कॉलरॉश लॉ बोलता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर ही, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर ही हमें रिजल्ट देता है। मतलब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमें इतना डाइल्यूट करना है, इतना डाइल्यूट करना है, इतना डाइल्यूट करना है कि फाइनली वो डाइल्यूट होते 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट होकर जीरो हो जाए। यही बोलना चाहता है वो। अब हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के, अब हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को या कॉन्सेंट्रेशन को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डाइल्यूशन यानी 100% कैटायन और एनायन में नहीं टूटता है। इसीलिए हमें उसे इतना डाइल्यूट करना होता है, इतना डाइल्यूट करना होता है, इतना डाइल्यूट करना होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो लगभग 100% डिसोसिएट हो गया है कैटायन और एनायन में। और अब हम इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हैं। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें पता तो लगाना है, लेकिन वो हम कब पता लगा पाए? जब हमने उसको इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। तो यानी कि कॉलरॉश लॉ के हिसाब से आपका ये जो लैम्डा है, ये जो आपका डेल्टा है, ये डेल्टा शुड ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा नॉट, यानी कि आपके कॉन्सेंट्रेशन को इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है कि कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयन के इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली आपकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ने लगेगी। तो असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी हम एक मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, तो उसमें अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से
जो कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स का अरेंजमेंट जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, कर्नल्स का अरेंजमेंट डिस्टॉर्ट होने लगता है और वो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बिगाड़ देता है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ाया है। तो जब कर्नल्स का अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का भी अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो रीजन भी करेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में तो डिफरेंस है। यहां पर असर्शन जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहा है, और ये जो रीजन है ये आपके मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर रहा है। तो यानी कि पॉइंट्स तो दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो हम यहां पर बोलेंगे असर्शन इज करेक्ट, हम कहेंगे रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये हम इसको लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉलरॉश लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनना, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल डाइल्यूशंस करने पर 100% डिसोसिएट नहीं होता है। इस वजह से हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाते। इसी वजह से अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो हमें उसे इतना ज्यादा डाइल्यूट करना होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। लेट्स इमेजिन मेरे पास में 1 ग्राम CH3COOH है, मैंने इसको अभी 10 ml पानी में डाला, अभी ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। फिर इसको मैंने 1 लीटर पानी में डाला, फिर इसको मैंने 10 लीटर पानी में डाला, फिर इसको मैंने 100 लीटर में डाला, फिर इसको मैंने 1000 लीटर में डाला, फिर इसको मैंने 10,000 लीटर में डाला, फिर इसको मैंने 1 लाख लीटर पानी में डाल दिया। तो अब बताओ ये 1 लाख लीटर वाटर के अंदर 1 ग्राम एसिटिक एसिड लगभग ना के बराबर है। भाई जब आप इस एसिटिक एसिड को 10 ml पानी में डालोगे तो आपको इसकी स्मेल आएगी, इसका टेस्ट आएगा, आपको फील होगा कि पानी में एसिड है। लेकिन 1 लाख लीटर पानी के अंदर जब 1 ग्राम एसिटिक एसिड जाएगा तो कोई टेस्ट, कोई सुगंध नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट हो गया है, और इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट होने के बाद अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 100% डिसोसिएशन हो गया है CH3COO नेगेटिव का और H पॉजिटिव का। तो अब इस कंडीशन पे जाकर मैं ये पता लगा सकता हूं कि CH3COO नेगेटिव का कितना मोलर कंडक्टिविटी है और मेरे H पॉजिटिव की कितनी मोलर कंडक्टिविटी है। और जब इन दोनों की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी को मैं सम करूंगा तो मुझे लैम्डा एम नॉट मिल जाएगा CH3COOH का। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। क्या ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा एम एंड, अच्छा, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत इजी है। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इसका रिलेशनशिप है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच चार्ज इन फराडे इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल। अच्छा, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता x, मेरे पास में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है और नेट चार्ज यहां पर -1 है। तो x -8 -1, तो x की वैल्यू हो गई +7, यानी यहां पर मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज है। रिएक्शन हो जाने के बाद अब यहां पर आप देख पा रहे हो मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है, यानी कि आपके
मैग्नीज पर रिएक्शन के पहले +7 और रिएक्शन के बाद +2 चार्ज था। तो कितने चार्ज का डिफरेंस हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्सेप्ट किए गए। तभी तो +7 ने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ने -5 चार्ज एक्सेप्ट किया, तो केवल +2 चार्ज बचा, यानी यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए। देयरफॉर हम सभी लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 फराडे। सो देयरफॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स will be equal to 5 Faraday, or we can say 5 moles of electron, 1 moles of electron and 5 moles of electron, 5 Faraday। तो आंसर क्या आएगा इसका? 5 Faraday। बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। What is the effect of decreasing concentration on a molar conductivity of weak electrolyte? अब देखो यहां पर तो बहुत ही सीधा सा जवाब होगा यार इसका। क्या जवाब हो सकता है? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास में था जो यहां पर छूट गया, पहले अपन वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन गाइस ये, नेम द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। बता सकता है कोई प्यारा बच्चा कि इसमें कौन सा है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? मरकरी सेल। देखो यार मेरे पास में बहुत सारे सेल ऐसे पड़े हुए हैं, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होते हैं मरकरी सेल, ये गोल गोल जो घड़ी में डलते हैं ना, ये हमारे बोया माइक के अंदर भी यूज होते हैं, बोया माइक चलाने के लिए। तो ये जो सेल होते हैं इसको बोलते हैं मरकरी सेल। दिख रहा है? दिस इज मरकरी सेल। तो ये मरकरी सेल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यू विल राइट द आंसर मरकरी यानी कि Hg सेल्स और मरकरी सेल। चलिए अब ऊपर वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर? तो इसका तो सीधा सा लॉजिक है, याद करो वो ग्राफ आपने पढ़ा हुआ होगा। अपन ने किस तरीके का ग्राफ बनाया था, यहाँ पर एक एक्सिस पर अपन ने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ले ली थी और यहाँ पर अपन ने अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले लिया था। और मैंने कहा था जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इतना रखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सडनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में ये कॉन्सेंट्रेशन एकदम बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया ऑन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और इसके पीछे क्या रीजन होगा? इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे यानी उसको खूब सारा डाइल्यूट कर लोगे, तो कैटायन और एनायन जब एक दूसरे से टूट के अलग होंगे तो ना कैटायन एनायन को और ना एनायन कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। ये एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्सेस से बहुत दूर निकल जाएंगे। और जब एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्सेस से बहुत ज्यादा दूर निकल जाएंगे तो ये फ्री हो जाएंगे फ्लो करने के लिए, ये फ्री हो जाएंगे फ्लो करने के लिए। और जितना ज्यादा फ्रीडम होगा आपके आयंस के पास, उनकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज आयंस डू नॉट exerts any force on each other, any forces on each other, and therefore मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स। तो यहां पर आप बताओ कि आपके इन्वर्टर्स में बेसिकली कौन सा सेल यूज होता है? इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी। मैं साथ साथ में और भी क्वेश्चंस देखता चल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, अगर उसके बाद भी उसके अलावा भी अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगता है, अगर लगता है तो मैं करा दूंगा। लग गई अरे ये माइक का स्टैंड लग गया यार। चलो तो लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। एनोड पर लगा है मेरे प्यारे बच्चों आपका लेड पीबी। ये लेड यहां पर क्या कर रहा है? अपने आप को आयोनाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है जो कैथोड की तरफ जाएंगे।
एनोड पर एक चीज और मौजूद है, एनोड पर एक चीज और मौजूद है, और वो है आपके SO4 डाई नेगेटिव के एक्वस आयंस। मैं वही को बता, एनोड का नाम एनोड क्यों पड़ा, क्योंकि ये एनायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो SO4 डाई नेगेटिव नाम का एनायन है, ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा, तभी तो इस तरफ आकर खड़ा हुआ ये। तो अब ये SO4 जाएगा किसके पास, ये SO4 जाएगा आपके ये वाले Pb पॉजिटिव के पास, और इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PbSO4। तो आपके एक्वस एनोड पर PbSO4 का फॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं कैथोड पर क्या घटना घट रही है। एनोड पर क्या घटना घट रही है, सॉरी कैथोड पर। तो कैथोड पर एक तो आपके पास में होता है PbO2, लेड ऑक्साइड वहां पर भरा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। अब लेड ऑक्साइड के पास में ये घूमते घूमते 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहां पर हमारे पास में होता है H2SO4 नाम का सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, H2SO4 नाम का सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 नाम का सल्फ्यूरिक एसिड आप यहां पर थोड़ा सा समझो, H2SO4 टूटता है 2H पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव में। तो यहां पर मेरे पास में 4H पॉजिटिव आ गए और SO4 डाई नेगेटिव आ गया। यहां पर ध्यान रखना, H2SO4 से 2H प्लस और एक SO4 नेगेटिव निकल रहा है, डाई नेगेटिव। तो मेरे को 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि 2 और 2 टोटल 4 H प्लस मेरे को यहां पर रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि मेरे पास में लेड ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। तो ये 2 ऑक्सीजन ये 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बन के बाहर हो गए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत। अब समझना, ये 4H प्लस जो है, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दिए गए, तभी ये 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेके पहले 4 हाइड्रोजन बना और फिर इस ऑक्सीजन को लेकर निकल गया। अब यहां पर अपने पास में क्या बचा, केवल और केवल SO4 और केवल Pb। तो ये बन गया आपका PbSO4। तो ये रिएक्शन आपकी चल रही है कैथोड पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों किसी भी तरीके की? क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? तो ये है आपकी इक्वेशन जो कि लेड बैटरी के अंदर चल रही है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, चलो लगाओ इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। मैं भी आपके साथ साथ इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करूंगा। और अभी अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड इक्वेशन पढ़ाई है। क्वेश्चन देखते हैं जरा पहले। एक रिएक्शन है जिसमें आपको डेल्टा G0 दे रखा है 43600 जूल्स। आपको E0 ऑफ द सेल निकालना है। तो यहां पर आपकी जो इक्वेशन लगी वो लगी डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0। यहां पर G0 की वैल्यू 43600 जूल्स माइनस, यहां पर इस रिएक्शन देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर देखो सिल्वर के ऊपर यहां पर +1 चार्ज है, यहां पर सिल्वर पर 0 चार्ज है, लेकिन यहां पर सिल्वर के 2 मोल्स है, यहां भी सिल्वर के 2 मोल्स है। देयरफॉर यहां पर सिल्वर के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए। राइट, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। फराडे इज ऑब्वियसली 96500 और E0 आपको निकालना है। तो अब क्या आप इसको सॉल्व करके E0 नहीं निकाल सकते? और यहां पर भी इसकी वैल्यू नेगेटिव में दे रखी, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया एंड फाइनली E0 की वैल्यू हो गई 43600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 96500, है ना। यही आपका आंसर आएगा। मैं आपको इसका फाइनल आंसर दे देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। 23 वोल्ट, 0.23 वोल्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। अब देखो बहुत इजी सी बात है कि जब कभी भी आप NaCl प्लस H2O यानी ब्राइन सोल्यूशन, ऑब्वियसली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राइन सोल्यूशन का जब कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। अब आप यहां पर देखो, जब आप इस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहां पर आपके पास में टोटल 2 प्रकार के आयंस हैं, एक आपके पास में Na है और एक आपके पास में H है। तो Na भी क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। अब यहां पर अपने को चेक करना पड़ेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा है, मतलब कौन कम रिएक्टिव है। तो यहां पर आप देखो हमारे सोडियम की वैल्यू -2.17 वोल्ट दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं। इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गेट रिड्यूस, सोडियम वांट्स टू गेट रिड्यूस। और जब आप हाइड्रोजन का चेक करोगे तो -0.83 इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दे रखा है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के मुकाबले सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, इसी वजह से सोडियम जो है इट विल रिमेन इन रिएक्शन, इट विल रिमेन इन द रिएक्शन एंड हाइड्रोजन विल लीव द रिएक्शन। अब एक बात बताओ, जब हमारा ये सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये क्या बन गए, कैटायन। तो क्योंकि ये कैटायन बन गए, वेयर दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो आपको कैथोड से निकलता हुआ दिखेगा। वहीं पर अब आपका ये जो Cl नेगेटिव है और आपके वाटर का H निकल गया, अब क्या बचा OH नेगेटिव, ये दोनों भी पहुंचेंगे। ये दोनों कहां पहुंचेंगे, ऑब्वियसली ये दोनों एनोड पर पहुंचेंगे। एनोड पर पहुंचने के बाद यहां पर ये जो 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ देंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में लड़ाई चल रही है कि कौन रिएक्शन में रहेगा। तो यहां पर अब आप देखो कि यहां पर Cl नेगेटिव की वैल्यू ये है और OH नेगेटिव की वैल्यू ये है, मतलब कि यहां पर जो क्लोरीन है इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा कि ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, ये ऑक्सीडाइज होगा, क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन ज्यादा इजीली शो कर देगा। तो इसीलिए क्लोरीन जो होगा ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल इजीली ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, लेस है, इसलिए ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को छोड़ देगा और OH नेगेटिव जो है वो रिएक्शन के अंदर रह जाएगा, इट विल रिमेन इन द रिएक्शन। इसीलिए आप देखो एनोड से आपको क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी, कैथोड से आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी, इस तरीके से, ठीक है। एंड फाइनल आपका क्या बचेगा, रिएक्शन के अंदर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो कंबाइन होकर बना लेंगे NaOH। तो सिंपल डिस्चार्ज पोटेंशियल का फंडा था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार इसको देख लो अच्छे तरीके से। चलो अब ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं और दूसरा वाला क्वेश्चन निपटाते हैं फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन देखो, EMF निकालना है, ये तो आपको आता है, नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें कैथोड पर कौन होगा और एनोड पर कौन होगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि जिंक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है और उसका इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैडमियम राइट साइड लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने प्लस चार्ज से 0 की ओर जा रहा है। तो मतलब कैडमियम ने इलेक्ट्रॉन लिया और जब इलेक्ट्रॉन लिया तो वो हुआ रिड्यूस, और रिड्यूस जो होता है वो हमेशा कैथोड पर लगता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक वो हमेशा एनोड पर लगता है। ट्रिक याद है ना, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो एनोड पर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो कैथोड पर होगा वो रिड्यूस होगा। आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में ई नॉट ऑफ द सेल निकाल ले, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड।
तो कैथोड पर कौन है भाई, कैथोड पर कैडमियम है जिसकी वैल्यू -0.40 है, माइनस जिंक की वैल्यू दे रखी है -0.76, तो -0.40 प्लस 0.76 इट विल टर्न आउट टू बी 0.36 वोल्ट्स। ये आपका सेल का ई नॉट निकल गया। अब फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। अब बस इसके बाद क्या करना है, जो एनोड पर है उसको ऊपर लगाना है और जो कैथोड पर है उसको नीचे लगाना है। तो एनोड पर कौन है, एनोड पर अपना जिंक है, तो Zn डाई पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और कैडमियम डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगा। ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू 0.36 माइनस 0.0591। इस पूरी इक्वेशन में आप देखो जिंक पर 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम पर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए 2 लॉग बेस 10। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 एंड कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01। कर लोगे सॉल्व, इसके आगे आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, ये हटाया, ये हटाया, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हटाया, तो 0.1 यानी कि 0.1 को 1 से डिवाइड किया तो अपने को जो वैल्यू मिली उसका अगर मैं लॉग निकाल लूँ फाइनल वैल्यू, आपको भी लॉग निकालते आना चाहिए बेटा, है ना। तो वैल्यू आई 10 और अगर अपन यहाँ पर 10 की वैल्यू रखें तो लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो 0.36 माइनस 0.02 टू द 4, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, लॉग बेस 10 और उसकी वैल्यू तो अपने को 1 ही लेनी है। तो 0.36 माइनस 0.030 मान लो इसको, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपका यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.33 बोल रहा है ये। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये हलवा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by passing electricity through its molten state or dissolved state is called as electrolysis. The product of electrolysis depend upon the nature of material being electrolytes by the type of electrodes. So different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell, kinetic barrier and over voltage. और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उन्होंने एक्वा सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर चूज किया है। अब यहाँ पर आपको कैथोड पर 3 चीज़ें और एनोड पर 2 चीज़ें दे रखी हैं और आपको इनकी वैल्यू दे रखी है। अब इसके बेसिस पर अपने को कुछ कुछ आंसर्स देने, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विच रिएक्शन इज फीजेबल एट कैथोड एंड वाई। भाई ये क्वेश्चन 1000 बार आया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था। ये NaCl प्लस H2O का इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप बताओ कैथोड के ऊपर से कौन सा गैस इवॉल्व होता हुआ नजर आता है। ऑब्वियसली कैथोड के ऊपर से हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता हुआ नजर आता है। और क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हो 0 है, सबसे कम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। मतलब कि Na चाहेगा कि मैं जल्दी रिड्यूस हो जाऊं, इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, और वाटर भी उसे कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है, मतलब वो भी रिडक्शन चाहेगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो चुपचाप से यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेगा और रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑब्वियसली ये वाली रिएक्शन आपको एनोड पर देखने को मिलेगी। तो एनोड से कौन सी गैस निकल रही है? क्लोरीन। और यहां से कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ई नॉट की वैल्यू इज सबसे लेस और यहां पर क्लोरीन के ई नॉट की वैल्यू इज सबसे हाई। बस ये चेक कर लेना, हमेशा चेक कर लेना। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। एनोड पे क्या चेक करोगे? एनोड पे चेक करोगे ई नॉट की वैल्यू किसकी हाई है, जिसकी हाई होगी वो भाग जाएगा। और कैथोड पर आप क्या चेक करोगे? कैथोड पर चेक करोगे कि ई नॉट की वैल्यू किसकी सबसे कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
गिव द नेट रिएक्शन, हम ऑलरेडी रिएक्शन देख चुके हैं, NaCl के 2 मोल्स प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, इट विल गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ NaOH, हाइड्रोजन बाहर और क्लोरीन बाहर। फराडे फर्स्ट लॉ आपको यहां पर डिफाइन करना है, स्टेट करना है। आई थिंक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट, जिसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखो, व्हाट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहां पर चेंज इन फ्री एनर्जी है, डेल्टा G नॉट की बात कर रहा है। अब आप देखो, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी बात इलेक्ट्रोलिसिस की आती है, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर करंट दिया जाता है, इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाती है। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वहां तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो उसका डेल्टा G नेगेटिव होगा और E नॉट पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में करंट आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर इसका डेल्टा G विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये आंसर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन इज अगेन द सेम, मैं बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। E नॉट निकाल दे रखा है, E ऑफ द सेल हमें पता लगाना है। ये रिएक्शन इस तरीके से एनोड और इस तरीके से कैथोड की आपको यहां पर लगानी है। कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। मैं इससे मिलता जुलता और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर बाय चांस मुझे कभी मिल रहा हो तो। देख लो, वैल्यूज भी पुटअप करके आंसर भी दे देता हूं। 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। लॉग बेस 10 एनोड पर है 0। एक काम करो, 0.001 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1। इसका तो कॉन्सेंट्रेशन 1 ही दे रखा है, तो बस लॉग बेस 10 टू द पावर -3 विल बिकम इक्वल टू -3। और ये हो जाएगा 0.02955 माइनस 0.44। आप कर लोगे हलवा? चलो, और इसका ऐसा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन है, बाकी सारे देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ई नॉट वी नॉट दे रखा होता है, ई नॉट वगैरह निकालना रहता है। और इधर भी ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता हो तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, जो PYQ है। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट, यानी I की वैल्यू 2 दे रखी है, 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को अपन सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, ये टाइम हो गया। और सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो बस आपको तो यहां पर डायरेक्टली फराडे फर्स्ट लॉ लगाना है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। और Z का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। तो सिल्वर, अब आप सभी लोग जानते हो सिल्वर पर +1 चार्ज होता है। कब? जब वो AgNO3 के साथ हो। भाई आप बताओ ना, AgNO3 में NO पर -1 चार्ज है, सिल्वर पर +1 चार्ज है। तो अगर किसी का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उसके मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करना होता है। और यहां पर n फैक्टर क्या है, यहां पर n फैक्टर उसका चार्ज है।
तो यहां पर मोलर मास 108 और चार्ज 1, या तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट बराबर हो गया। तो बस यहां लिखो 108 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू आई कितना दे रखा है 2 और टी दे रखा है 900 सेकेंड्स। इसको डिवाइड करो, फाइनल यू विल गेट द आंसर। मैं आपको आंसर लिख के डायरेक्ट दे देता हूं यहाँ पर 2.0145। मैंने प्री सॉल्व कर लिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्यूल सेल। तो बेटा फ्यूल सेल क्या होता है बेसिकली, ये जो आप इसके अंदर फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आपने जो फ्यूल डाला उस फ्यूल को कंबस्ट करके जो एनर्जी निकल रही होती है ये उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि जो फ्यूल सेल रॉकेट्स में लगता है वहां पर वाटर का इस्तेमाल होता है, तो वाटर के कंबशन से, या फॉर एग्जांपल आपके पास भी तो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में भी तो फ्यूल सेल ही लगा हुआ है। वो आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल को कंबस्ट करता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है, दैट इज फ्यूल सेल। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इन्वर्टर्स में लगती है। कैथोड की रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन में आपको कंप्लीट इसकी सब रिएक्शन समझा चुका हूं, तो आई गेस आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसकी ओवरऑल रिएक्शन में लिख देता हूं क्योंकि वहां नहीं लिखी थी। Pb प्लस PbO2 4H पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव के 2 मोल्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इन्वॉल्वमेंट था वहां पर। इससे PbSO4 और 2H2O बनते हैं। ये रिएक्शन एक बार आप देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द potential of the half cell containing 0.1 molar K2SO4, 0.20 molar Cr 3 positive and 1 into 10 to the power minus 4 moles of H plus. The half cell of the reaction and the standard electrode potential of the cell is given by this. तो यहां पर अपने को अगेन इसका E निकालना है। E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, ऊपर में लिखूंगा Cr प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि रिएक्शन मालूम है क्या है ये रिएक्शन है Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर जो है ये क्रोमियम प्लस 3 में बदलेगा और 7H2O निकलेंगे। बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर Cr प्लस 3 मैंने ऊपर लिख दिया, यहां पर मैं Cr2O7 माइनस लिखूंगा और यहां पर मैं H प्लस की पावर में 14 लिखूंगा। अब इसको अपन वैल्यूज रखते हैं। E नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.33, 0.0591, as you can see 6 electrons are required. log base 10 क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.20 का स्क्वायर, Cr2O7 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.10 और H का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 to the power minus 4 की पावर में 14। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। तो इतना तो अब आप लोग कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज़रा एक बार सो करके देखो तो आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे कुछ PYQs हो गए, बट मैंने फिर भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे जो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी यहाँ पर दिखा, मैं बुक में से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। द रेजिस्टेंस of a conductivity cell, ये ऑन द स्पॉट निकाला है मैंने बुक देखते देखते, containing 0.001 molar KCl solution at 298 kelvins is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity यानी कप्पा
of 0.001 molar KCl solution at 298 kelvins is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens per centimeter. तो अब आपको फॉर्मूला याद है, G स्टार विच इज योर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस. तो यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है? द रेजिस्टेंस इज गिवन 1500 एंड सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी यानी कप्पा इज गिवन 0.146 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. बस इसको सॉल्व कर लेना आप, यू विल गेट द आंसर. इस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे लगे मेरे को. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं क्योंकि मैंने कोलरॉश लॉ के ऊपर अभी तक एक भी PYQ नहीं देखा इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर. तो एक क्वेश्चन अपन ये देखते हैं. आपको यहां पर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल of 0.025 मोल्स पर लीटर मीथेनोइक एसिड. अब ये बोल रहा है कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka इफ आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस of H plus Simon centimeter square per mole is given and molar conductivity at infinite dilutions of HCOO negative is 54.6 Simon centimeter square per mole दे रखी है. तो अब यहां पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. तो अब अपने को सबसे पहले अल्फा निकालना है. अल्फा का फॉर्मूला जानते हो आप, वो है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस. तो अब यहां पर आपको नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, तो यहां पर मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं. अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? कोलरॉश लॉ से. दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव which is 349.6 plus 54.6. 6 6 12 पंडित जी को मारा, 1 कैरी, 9 10 14, 1 कैरी 5 4 9 10, 1 कैरी 404, 404.2. तो आप इसको डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर. लेट्स इमेजिन इसका आंसर ये आ रहा है. अब अगला क्वेश्चन है, अपने को Ka निकालना है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. तो कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां पर दे रखा है 0.025, अल्फा की वैल्यू 0.114 का स्क्वायर करूंगा मतलब 0.114 दो बार लिख देता हूं, और 1 माइनस 0.114. तो जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी कितनी आ रही होगी? 1.000 से 0.114. तो 6 8 0.886. बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, आने के चांसेस बन सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना. एक क्वेश्चन और अपन निपटा लेते हैं. तो क्वेश्चन है बेसिकली अगेन यहां पर आपको कंडक्टिविटी यानी कप्पा दे रखा है 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर ऑफ 0.20 मोलर KCl सॉल्यूशन. आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी. तो अभी अपन ने इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा था, अब यहां पर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है. सो इसका फॉर्मूला होगा लेमडा m इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, नॉट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी. कप्पा की वैल्यू 0.025 इंटू 1000 अपॉन कंडक्टिविटी ये सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इज 0.20. बस सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये वाला जो मैंने कराया ना, ये लग मजाक में रहा है,
पर ये 5 मार्क्स में आ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए गाइस, तो विद दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। सो अब आप लोगों के ऊपर है कि एक बार आप इस चैप्टर को ठीक से रिवाइज करें, एंड ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जहां से मैं बार बार बोलता हूं कि मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, ये बुक अगर आपके पास में है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आप लगा सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से बुक चाहो तो अभी भी परचेज कर लो। चलो अगले वीडियो में मिलता हूं जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय।